गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 4 और 5 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो से जुड़े हुए नोटिफिकेशन जो है अपलोड होती हुई वीडियो के आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, हाथी गुम्फा शिलालेख किस वंश से संबंधित है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, चेदी वंश से। जो हाथी गुम्फा जो हमारा शिलालेख है, ये हमारा चेदी वंश का जो हमारा राजा था खारावेला, उससे संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI किस संगठन द्वारा जारी किया गया। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, नीति आयोग के द्वारा। तो देखिए, अभी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में आता है, उसको जो हम लोगों की जो DGQI है, यानी कि डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है, इसके अंतर्गत जो हमारी जो 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर जो है सेकंड रैंक इसको प्राप्त हुई है। जबकि टोटल जो 65 मिनिस्ट्रीज़ की बात की जाए तो उसके अंदर इसको थर्ड रैंक है जो कि प्राप्त की गई है। ये जो सर्वे किया गया था हम लोगों का, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे, ये हम लोगों का जो DMEO है, हम लोगों का डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस है, उसके द्वारा इसको किया गया था, जो कि हमारा नीति आयोग के अंतर्गत आता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि भी जो हम लोगों का जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके काम को जो है एक्सेस करना है कि भी कौन कितनी अच्छे से काम कर रहा है, और उनके अंदर कंपटीशन था जो कि वो जनरेट करना था, इम्प्लीमेंट करना था, ताकि जो मिनिस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जो है प्रतिस्पर्धा कर सके और जो है वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसके अंदर जो ये इंडेक्स जारी किया गया था, ये 6 थीम्स या फिर कह सकते हैं 6, इसके ऊपर जो 6 पैरामीटर लिए गए थे जिनके ऊपर इसको है रेटिंग दी गई थी, वो थे हमारे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा क्वालिटी, डाटा जनरेशन, डाटा एनालिसिस, यूज एंड डिसिमिनेशन, डाटा सिक्योरिटी और ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी एंड केस स्टडीज़। इन 6 पैरामीटर के ऊपर है जो कि सभी मिनिस्ट्रीज़ के वर्क का इवेल्युएशन किया गया था। अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इस इंडेक्स को 6 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया था, जो कि स्ट्रेटजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, सोशल और साइंटिफिक थी। ताकि जो है इनके अंदर जो क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया था इन 6 कैटेगरीज के अंदर, ताकि उनका जो कंपैरिजन है वो फेयर किया जा सके। DMEO की बात की जाए तो देखिए, जो DMEO है ये 2015 के अंदर इसको बनाया गया था। ये हमारा जो इवेल्युएशन ऑफिस और प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑफिस है, इन दोनों को मिला करके बनाया गया था, जो कि नीति आयोग के अंतर्गत आता है। ये जो हमारा DEMO है, इसका जो काम है वो हम लोगों का जो हमारी जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है देश के अंदर, उन सभी को जो कि असाइन करना है, इनको इवेल्युएट करना है, जो कि इसका मेन काम है, बताया गया है। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात की जाए तो देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर 2 होती हैं हम लोगों की, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं हम लोग जिनको। यानी कि एक तो होती है हम लोगों की केंद्र प्रायोजित योजनाएं और एक होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। तो देखिए, जो हम लोगों की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो हम लोगों की वो स्टेट और जो सेंटर की पार्टनरशिप के द्वारा इनको फंडिंग दी जाती है। जबकि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं वो 100% फंडेड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उनके अंदर जो भी पैसा
लगाया जाता है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने अल्सर पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगजनक का पता लगाने के लिए नए ब्रेथ प्रिंट खोजे हैं? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, भारत ने। तो देखिए अभी जो हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो हमारे एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज है जो कि कोलकाता के अंदर स्थित है, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर माणिक प्रधान और जो उनकी टीम है उन्होंने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का पता लगाने के लिए जो है मानव द्वारा छोड़े गए सांस में जो पानी होता है हम लोगों के वाटर के जो कण होते हैं उनसे एक नया बायोमार्कर है जिसका निर्माण किया है, जिसकी मदद से जब हम लोग सांस लेते हैं तो उससे हम लोगों के जो हम लोगों के एब्डोमेन होता है, यानी कि हम लोगों का पेट हो गया फिर छोटी हाथ हो गई, उसके अंदर जो हम लोगों की जो बीमारी होती है जैसे कि अल्सर हो गया हम लोगों का, और भी जो हम लोगों की बीमारी होती है उन सभी के बारे में हम लोग जो कि इससे पता लगा सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिसिटी हो गया, अल्सर हो गया, इरोजन्स हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग जो है आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए ये जो हमारी टीम है इसने पायरो ब्रेथ नाम से जो है एक डायग्नोसिस है जो कि डेवलप किया गया है। ये आप देख सकते हैं जब हम लोग पानी पीते हैं तो हम लोगों को H2 की फॉर्मेशन के अंदर हम लोगों का जाता है, जब अंदर से रिएक्शन होती है तो देखिए रिएक्शन के बाद हम लोगों का काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों की ब्रीथ के साथ में बाहर आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये हमारा हम लोग लेफ़्ट साइड में हम लोग H2 लिया, उसके बाद जो हम लोगों के जो स्टमक होता है उसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं हम लोगों की, तो उसके बाद रिएक्शंस होने के बाद जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो बाहर हम लोगों के जो वाटर आते हैं और साथ में हम लोगों के जो वाटर के जो कण होते हैं हम लोगों के वो भी आते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं उसके अंदर जो हम लोगों के वाटर जो आते हैं ना, उस वाटर की हम लोग कंडीशंस को देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि भी हम लोगों के अंदर जो है कैसी क्या रिएक्शन हो रही है, और जो एब्डोमेन स्टमक हम लोगों का वो सही रूप से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 66 मेगावाट धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ब्यास। तो देखिए जो धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के अंदर है, इसको बनाने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने अभी नोटिफिकेशन है जो कि वो जारी किया था। अभी 3 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर ने जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के पास जो हम लोगों का अटल टनल है, अटल रोहतांग टनल है, उसका उद्घाटन किया था। उसी मौके पर इन्होंने जो धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसकी भी घोषणा की थी। ये जो हमारा 66 मेगावाट का धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि हमीरपुर के अंदर बनाया गया है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और जो हम लोगों का पीने के लिए जो पानी है वो भी इससे उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर उस रीजन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है वो भी हम लोगों के नई नई जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगी, अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी वहाँ पर। ये जो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ये ब्यास नदी के ऊपर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सरकारी संगठन ने पहली बार टाइम यूज सर्वे किया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, NSO। तो देखिए जो NSO यानी कि हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है
जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, उसने जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक सॉरी जो है टाइम यूज सर्वे है जो कि भारत के अंदर किया है। इसके अंदर बताया गया है कि भी मैन और वुमेन है जो कितने पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ के अंदर कितना कितना अपना जो है दिन का जो है टाइम स्पेंड करते हैं। इस सर्वे के अंदर ये भी बताया गया है कि भी जो टाइम स्पेंड किया जाता है वो वॉलेंटरी वर्क के ऊपर कितना किया जाता है, जबकि जो हम लोगों का पेड जो एक्टिविटीज़ होती है यानी जिनके लिए हम लोगों को सैलरी मिलती है उसके ऊपर कितना टाइम जो है दिया जाता है। इसकी जो सर्वे की बात की जाए तो देखिए सर्वे के अंदर बताया गया है कि जो वुमेन होती है हम लोगों की वो अपने टोटल जो दिन का जो काम होता है उसका 19.5% जो काम है वो अनपेड वर्क के अंदर है जो कि स्पेंड करती है। जो हम लोगों का जैसे घर का डोमेस्टिक वर्क हो गया, घर के काम से रिलेटेड जो भी होता है उसके अंदर है जो कि स्पेंड करती है। जबकि आदमी की बात की जाए तो एक व्यक्ति जो घर का डोमेस्टिक वर्क होता है उसके अंदर दिन में सिर्फ 25 मिनट है जो कि स्पेंड करता है। तो यानी कि जो वुमेन है वो आदमी से 10 गुना ज़्यादा है जो कि घर का जो है काम के अंदर जो है एफर्ट यूज करती है अपना, जो कि अनपेड काम के अंदर लगाती है। अब इसके अंदर देखने को क्या मिला था कि देखिए जब 60 से ऊपर की एज की बात की जाए तो 60 से ऊपर की एज के अंदर ही पाया गया है कि जो वुमेन का वर्क है वो डोमेस्टिक वर्क है वो बिल्कुल एकदम से घट जाता है, बिल्कुल नीचे डाउन मारता है वुमेन की बात की जाए तो, जबकि जो मैन का वर्क है वो अपवार्ड की तरफ जा रहा है और बढ़ जाता है। तो ये जो है रिवर्स फंक्शन है जो कि 60 की एज के बाद है जो कि देखने को मिला था। और जो इसके अंदर जो डाटा दिखाया गया था अगर उसकी बात की जाए तो लगभग 2% भारतीय जो कि 6 साल या फिर उससे ऊपर के थे उन्होंने सिर्फ 2% भारतीयों ने 2019 के अंदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जबकि 57.3% मेल और 18.4% फीमेल ही थे जो कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड थे। जबकि जो ओनली सिर्फ 1% पीपल जो थे हमारी जनसंख्या ऐसी थी जो कि जो अपने खुद के यूज के लिए जो गुड्स होती हैं उनके प्रोडक्शन के अंदर थी जो कि लगी हुई थी। तो ये सारा का सारा जो कि डाटा है वो आप देख सकते हैं, ये हिंदी के अंदर भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित अपने संविधान में हाल ही में संशोधन किया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यूएसए, अमेरिका ने। तो देखिए अभी जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25वीं अमेंडमेंट की है। जी हाँ, ध्यान से देखिए 25वीं अमेंडमेंट है ये अभी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा इंडिया से भी कितने काफ़ी साल पहले का बना हुआ है। तो यानी कि वहाँ पर जो है इसके अंदर जो चेंजेस हैं अभी तक यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काफ़ी कब किए गए हैं, यानी कि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसको अमेंडमेंट के लिए ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की गई है, जबकि हमारे कंपैरिजन इंडिया के अंदर है जो कि अभी तक जो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। इसी के तहत जो अभी तक जो है काफ़ी सारी अमेंडमेंट हैं जो कि की जा चुकी हैं। ये जो 25th अमेंडमेंट थी ये जो 1965 के अंदर इसको प्रपोज किया गया था, जबकि 1967 के अंदर इसको अडोप्ट किया गया था। इसके अंदर जो अमेंडमेंट थी इसके अंदर क्या था कि भी जो फर्स्ट सेक्शन था इसके अंदर बताया गया था कि उपराष्ट्रपति अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को जो है वो प्रेसिडेंट्स के तौर पर है जो कि अज्यूम करेगा और पावर्स को और ड्यूटीज़ को भी, यानी कि अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो
पूरी तरह से प्रेसिडेंट बन जाएगा। यानी सिर्फ वो उसकी पावर्स को, ड्यूटीज़ को नहीं लेगा, सिर्फ वो एज ए प्रेसिडेंट ही काम करेगा। यानी कि कंप्लीटली प्रेसिडेंट बन जाएगा, यानी प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं होगा, वो उस टाइम पर बिल्कुल परमानेंट प्रेसिडेंट की तरह होगा। जबकि जो सेकंड सेक्शन के अंदर बताया गया था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट है, जो हम लोगों को उपराष्ट्रपति है ये अमेरिका का, अगर उसकी वैकेंसी खाली हो जाती है, वो पोस्ट खाली हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट, वो किसी तरह से भी या फिर इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर डेथ के कारण, या फिर और भी कोई रीज़न के कारण, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो जो है न्यू वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा। जबकि थर्ड जो सेक्शन है वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर स्पीकर्स होते हैं, जिनको हम लोग मेंबर्स भी बोलते हैं, उन्हें वो लिखित में या फिर संबोधन के द्वारा ये बता सकता है कि भी अगर वो किसी भी कारण से अगर अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के अंदर, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के अंदर सक्षम नहीं है, तो वो अपनी ड्यूटीज़ और पावर्स को जो है वाइस प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ताकि तब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकता है। जबकि जो चौथा सेक्शन है वो हम लोगों का क्या कहता है कि भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकता है कि भी प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ को निर्वहन करने के अंदर, ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के अंदर सक्षम नहीं है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं उनकी हेल्प से इसको किया जा सकता है। जो कि प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं वहाँ पर उनकी संख्या जो कि 15 सेक्रेटरीज़ की है, या फिर एक तरह से मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं आप लोग उनको, उनके द्वारा की जा सकती है। तो देखिए जो यानी कि एक तरह से कहूँ तो जो फोर्थ सेक्शन है वो क्या कह रहा है कि उसको प्रेसिडेंट को इनएलिजिबल घोषित करने का काम करता है। तो अभी तक सेक्शन 4 जो हम लोगों का वो यूएस की हिस्ट्री के अंदर है जो है कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। जबकि बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेक्शन की बात की जाए तो इन तीनों को ही जो है अब तक इस्तेमाल किया जा चुका। 1973 के अंदर जब प्रेसिडेंट जो रिचर्ड निक्सन थे यूएस के, तो उन्होंने क्या किया था कि जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको अपॉइंट किया था, जो कि गेराल्ड फोर्ड थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर नियुक्त किया गया था। जबकि 1974 के अंदर जो गेराल्ड फोर्ड हैं उन्होंने रिचर्ड निक्सन की जगह जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाला था, जब जो रिचर्ड निक्सन ने अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट, राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। और 1985 के अंदर जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन बुश थे अमेरिका के, उन्होंने जो है सेक्शन 3 को जो है लागू किया था, जब उन्हें एक कोलोनोस्कोपी के लिए जो कि जाना पड़ा था, और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म ना कर पाने की हालत के अंदर उन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करने के लिए जो है अथॉरिटी प्रदान की थी। और ऐसा ही उन्होंने 2002-2007 के अंदर भी किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में सौर्य मिसाइल का परीक्षण किया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए। सॉरी, आंसर यहाँ पर गलत टाइप है शायद, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका आंसर है वो गलत टाइप है, एक बार इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, वो चारों ही सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यहाँ पर सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो देखिए जो हम लोगों की अभी जो हम लोगों की इंडियन गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, उसने 3 तारीख को जो हमारी जो शौर्य मिसाइल है, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल यानी कि न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकती है, उसका जो हमारा उड़ीसा के अंदर जो बालासोर रेंज है वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया था, जो कि हमारा सूर्य
जो हम लोगों की न्यूक्लियर मिसाइल है उसका जो अपडेटेड वर्जन है, या जो कि जिसके अंदर जो वेट है वो भी कम किया गया है, यानी कि इसको लाइट बनाया गया है, और ऑपरेशंस है जो कि इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको थोड़ा इजीली किया गया है ताकि उसका आसानी से ऑपरेट किया जा सके। आपको पता होगा कि अभी हम लोगों ने जो ब्रह्मोस है उसका भी जो है अपडेटेड वर्जन जो कि टेस्ट फायर किया था, जिसकी जो मारक क्षमता थी वो कि 400 किलोमीटर की रेंज में थी। शौर्य मिसाइल के बारे में बात की जाए तो देखिए, जो शौर्य मिसाइल है हम लोगों की एक तरह से 100% पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है, जिसको कि DRDO जो हम लोगों का डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये हम लोगों की एक सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक जो कि मिसाइल है, जिसकी जो कि मारक क्षमता जो कि मारक रेंज 700 से 1000 किलोमीटर के मध्य में है। ये हम लोगों की जो सागरिका K-15 मिसाइल्स हैं उसका हम लोगों का लैंड वर्जन है, जो कि हम लोगों की जो सागरिका K-15 मिसाइल्स हैं, जो कि हम लोगों की जो अरिहंत क्लास सबमरीन्स हैं, हम लोगों की जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, हम लोगों की न्यूक्लियर वेपन्स जो है फायर कर सकती हैं, तो उनके लिए इनको डेवलप्ड किया गया था स्पेशली। सागरिका मिसाइल्स की बात की जाए तो देखिए, जो सागरिका मिसाइल है ये हम लोगों की जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स है, यानी कि इसको सबमरीन के द्वारा ही लॉन्च किया जा सकता है हम लोगों का सागरिका मिसाइल को, जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल है। अरिहंत क्लास सबमरीन की बात की जाए तो देखिए, जो अरिहंत क्लास सबमरीन है ये हम लोगों की इंडियन नेवी के लिए जो कि बनाई गई थी, जिन्हें 90,000 करोड़ की कॉस्ट के साथ डेवलप किया गया था। अरिहंत जो क्लास की जो हमारी सबमरीन है ये हम लोगों की फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल बिल्ड सबमरीन है, जो कि हम लोगों की बहुत ही कम कंट्रीज़ के पास पाई जाती हैं। जो हम लोगों के जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, कौन कौन से, जो 5 परमानेंट मेंबर हम लोगों के UK, USA, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, रशिया और फ्रांस, इन 5 के अलावा सिर्फ इकलौता इंडिया ऐसा कंट्रीज़ है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, यानी कि सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो कि टेक्नोलॉजी है, ऐसा हासिल करने वाला इंडिया हमारा छठा देश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट इंडिया ईट्स नामक एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ICMR, जो हम लोगों का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को व्हाट इंडिया ईट्स से जो कि जारी किया गया था, जो कि हम लोगों का न्यूट्रिशन लेवल के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर बताया गया था, हम लोगों का डाटा दिया गया जिसमें बताया कि जो हमारे रूरल और अर्बन एरियाज है, ग्रामीण और शहरी इलाके हैं, उनके अंदर किस जगह कौन सा कितना फैट है जो कि कंज्यूम किया जाता है। इसके अंदर बताया गया कि जो हम लोगों का शहरी इलाके हैं, अर्बन एरिया है, वहाँ पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 51.6 ग्राम जो कि फ़ैट है जो कि कंज्यूम करता है, जबकि रूरल के अंदर ये हम लोगों का जो कंजप्शन है फ़ैट का ये पर डे 36 ग्राम का है। अभी जो हम लोगों की एक रिसेंट रिपोर्ट भी जारी की गई थी जिसके अंदर जो हम लोगों का आइडियल वेट है उसके जो भी पैरामीटर हैं वो भी अभी बदल दिए गए थे। जो हम लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसके द्वारा इनको चेंज कर दिया गया था। अभी तक देखिए, जो हम लोगों के जो एवरेज वेट थे, स्टैंडर्ड वेट माने जाते थे बॉडी के, वो क्या थे कि जो मैन का था वो 60 किलोग्राम था स्टैंडर्ड, जबकि वुमेन का 50 किलोग्राम था। तो अभी इनको क्या किया गया, दोनों के वेट को 5 किलोग्राम बढ़ा दिया गया है। तो अभी मैन का जो आइडियल वेट है उसको बढ़ाकर 65 किलोग्राम कर दिया गया है, जबकि जो वुमेन का आइडियल वेट है उसको बढ़ा करके 50 किलोग्राम है जो कि कर दिया गया है। और इनकी जो हाइट है उसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। जैसे जो आदमी की जो इंडियन मैन की जो आइडियल हाइट थी वो 5'6" थी, उसको बढ़ा करके 5'8" कर दिया गया है, यानी कि लगभग 177-178 सेंटीमीटर के अराउंड है जो कि कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ तेल के अवैध रिसाव की निगरानी के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक तारामंडल लॉन्च किया गया? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा फ्रांस, डी। तो देखिए, अभी अगस्त 2020 के अंदर जो हम लोगों का इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने, और जो हम लोगों की फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES, उन्होंने मिलकर के एक जो है एग्रीमेंट है जिसके ऊपर इसको साइन किया गया था, जिसके अंदर एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप करने के लिए बात की गई थी, जो कि हमारा जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, उसके अंदर इसको डेवलप किया जाएगा, जिसके द्वारा जो हम लोगों की इंडियन ओशन के अंदर जो प्रतिदिन जो कई जहाज होते हैं उनके द्वारा इसको उपयोग किया जाएगा, जहां पर उपग्रहों के द्वारा जो हम लोगों का जहाज़ों द्वारा अवैध तेल रिसाव है इसका पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले भी जो हम लोग हैं फ्रांस के साथ जो काफ़ी प्रोजेक्ट है जिनको लॉन्च कर चुके हैं, और इसके ऊपर जो हम लोगों का ओशन के ऊपर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए उनके अंदर जैसे तृष्णा है, इसको भी हम लोग पहले लॉन्च कर चुके हैं, जो कि एक थर्मल इंफ्रारेड ऑब्जर्वर है। जबकि हम लोग ओशियनेट 3 जो कि आर्गोस मिशन है, जो कि ये दोनों हमारा जो हम लोगों का ओशन सर्विलेंस होता है, समुद्री निगरानी के लिए इनको रखा गया है। अभी हमारा जो इंडिया का जो गगनयान मिशन है, जिसके अंदर हम लोग पहली बार अंतरिक्ष के अंदर मानव को भेजेंगे, इसके अंदर भी हम लोग जो है फ्रांस की सहायता से जो है काम इसके ऊपर कर रहे हैं। और अभी फ्रांस की एजेंसी ने जो अभी घोषणा की थी, और उसमें बताया गया था कि भी फ्रांस इसरो के साथ है, जो कि शुक्रयान मिशन के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि वीनस प्लैनेट पर भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C-130J सुपर हरकुलिस विमान का जन्मदाता कौन सा देश है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, USA। तभी आपको पता होगा कि C-130J जो हम लोगों का सुपर हरकुलिस विमान है, जो कि अभी USA से इंडिया लेकर के आया गया है, जो कि हम लोगों का जो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनके द्वारा जो है अपनी यात्रा के लिए इसको यूज किया जाएगा, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए या फिर फॉरेन विजिट के लिए जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जाते हैं, तो उसके लिए इसको जो है इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक हाई सिक्योरिटी लेस और हाईली वेपन लेस है, जो कि इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य PDS में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, अभी जो हम लोगों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अंदर जो बताया गया था कि भी जो आंध्र प्रदेश है उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो हम लोगों का PDS सिस्टम है उसको अंदर जो है रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली लॉन्च करने के अंदर जो पहला स्थान प्राप्त किया है। और जो हमारा आंध्र प्रदेश के साथ जो हम लोगों का जो दूसरा राज्य है जिसने इस अचीवमेंट को अचीव किया है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात की जाए तो एक्स्ट्रा न्यूज़ की, तो देखिए 2 अक्टूबर को जो हम लोगों का वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स है जो कि मनाया जाता है। ये हम लोगों का फार्म ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मर एनिमल्स राइट मूवमेंट है, उसके तहत मनाया जाता है। इसको पहली बार 1983 के अंदर मनाया गया था, तब से प्रत्येक वर्ष है जो कि इसको मनाया जाता है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने घोषणा की कि जो हम लोगों के जो MSME सेक्टर है और जो भी हम लोगों का इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके उन्होंने जो लोन ले रखा है उसके ऊपर जो हम लोगों का अगर किसी ने 2 करोड़ तक का किसी को लोन है तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया था, जो कि हमारी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। यानी कि अगर किसी को 2 करोड़ रुपए तक का अगर किसी ने ऋण ले रखा है तो उसके ऊपर जो है ऋण के ऊपर ऋण नहीं दिया जाएगा। ये रियायत है जो कि कोविड-19 के कारण जो कि एक हेल्प की तरह गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। जो हमारे इंडिया के जो विष्णु शिवराज
पंडियन हैं, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर जो है, जो हमारा इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियंस है उसका 5वें एडिशन के अंदर पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल है जो कि प्राप्त किया है। ये भी हमारी ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है जो महाराज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, अटल रोहतांग सुरंग जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ वो किस हिमालयन रेंज में स्थित है। तो इसका जो आपको सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े हुए नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर सुबह 7 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।